सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ये बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के साथ हम लोग वही हिंदी की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एंड आज इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अविकारी शब्द। तो अभी तक हमने दो वीडियोस में कवर कर लिया है विकारी शब्द को, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, और उसके बाद हमारा क्रिया और विशेषण हमने देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं अविकारी शब्द को। एंड आज की इस छोटी सी क्लास में ही हम लोग क्या करेंगे कि अविकारी शब्द को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अविकारी शब्द, वैसे तो आप लोग समझ चुके होंगे अभी तक, क्योंकि 2-3 वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया है। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनका रूप क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। वही विकारी शब्द क्या होता है? जिनका रूप बदल जाता है। ठीक है, एंड इसके ही कुछ एग्जाम्पल, चलिए मैं स्टार्टिंग से पढ़ देती हूँ एक बार। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आता, तो उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अविकारी को ही क्या कहा जाता है? अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नहीं, जोड़, परिवर्तन, मतलब कि जिसमें कि कोई भी परिवर्तन ना आए किसी भी केस में, उसे हम कहते हैं अव्यय शब्द या फिर अविकारी शब्द। अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, तब और, ठीक है, आदि। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं संज्ञा का। ठीक है, जैसे कि हमने देखा लड़का, लड़का, लड़का आता है, आता है। ठीक है, लड़के, लड़के आते हैं, लड़के आते हैं। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो लड़का वर्ड है, ये लड़का वर्ड यहाँ लड़का आता है ऐसे हम बोल रहे हैं। जब हम इसको बहुवचन में बना रहे हैं तो ये लड़के हो गया, यानी कि इसका क्या हो गया? रूप परिवर्तित हो गया। तो ये हमने संज्ञा के केस में देख लिया। अब आता है और आते हैं जब हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो यही क्या हो जाएगा? आती है हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इन वर्ड्स का रूप क्या होते रहता है? परिवर्तित होते रहता है। जैसे हमने सर्वनाम में भी देखा था कि मैं क्या हो जाता है? मुझे हो जाता है। ठीक है, तुम क्या हो जाता है? तुम लोग हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू वाक्य, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, हमारा क्या होता है? जब रूप परिवर्तित हो रहा है तो वो हो गया विकारी। जब रूप परिवर्तित ना हो, अब जैसे कि ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हो। अब हम बोलेंगे कि यहाँ एक लड़का है। ठीक है, अब हमने बोला यहाँ एक लड़का है, फिर दूसरा सेंटेंस हम बोल रहे हैं यहाँ कई लड़के हैं। तो हम लड़के बोले या लड़का बोल रहे हैं या फिर यहाँ एक लड़की है ऐसा बोले, तो किसी भी केस में यहाँ जो वर्ड है वो हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ ही लिख रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका रूप क्या होता है? कभी भी किसी भी केस में परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो अच्छे से एक बार और। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, अव्यय के भेद हम लोग देखेंगे। अव्यय शब्द यानी कि सिंपली अविकारी शब्द की हम बात करें, सबसे पहले हमारा आ जाता है क्रिया विशेषण, जिसके अगेन 4 भेद हैं हमारे: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। फिर उसके बाद अव्यय शब्द के का जो दूसरा भेद है हमारा वो क्या है? समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक को भी 2 भाग में बांटा गया है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। फिर उसके बाद हम देखते हैं संबंध बोधक, और चौथा हम देखते हैं विस्मयादि बोधक। तो इन सभी को बहुत ही सरल भाषा में हम लोग समझने का और अच्छे से याद करने का प्रयत्न करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण की तरफ चलते हैं। तो क्रिया विशेषण, अब विशेषण आपने सबसे पहले तो एक विशेषण पढ़ा, फिर एक प्रविशेषण पढ़ा, और तीसरा क्या पढ़ा? क्रिया विशेषण अभी जो आप पढ़ रहे हो। तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। प्रविशेषण क्या होता है? कोई विशेषण जो दूसरे विशेषण की ही विशेषता बताए, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा है। ठीक है, और थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो ऐसे विशेषण या फिर ऐसे अव्यय शब्द जो क्या करते हैं? क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि आप भेद, पहले एग्जाम्पल आप लोग क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया? यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत आदि। तो ये सारे क्या है कि क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया के मुख्यतः 4 भेद हैं। तो इन 4 भेद जब हम लोग पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल्स और अच्छे से हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, इनके भेद हम लोग देखेंगे जल्दी से। सो सॉरी। तो सबसे पहले हमारा कालवाचक। कालवाचक
क्रिया विशेषण। कालवाचक जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, काल यानी कि जब हमें टाइम का पता चले, ऐसे विशेषण जिससे कि हमें क्या पता चल रहा हो, क्रिया के टाइम का पता चले, काम के टाइम का पता चले, तो वो कालवाचक कहलाते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, आज मेरी परीक्षा है, तो आज से क्या पता चल रहा है कि परीक्षा कब है, आज है। तो काल यानी टाइम जिन वर्ड से पता चलता है वो क्या है, क्रिया विशेषण। तुम दिल्ली कब जाओगे, तो यहाँ पे कब हमारा क्या हो गया, कालवाचक हो गया। इन वाक्यों में आज और कब एवं कब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अन्य उदाहरण क्या हो गए, जैसे आप लोग और भी उदाहरण याद रख सकते हो जो कि टाइम को बताते हैं। कल, जब, प्रतिदिन, प्रायः, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः आदि। ठीक है, तो कालवाचक जिससे कि हमें टाइम का बोध होता है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। स्थानवाचक। स्थानवाचक अगेन जैसा कि वर्ड से समझ में आ रहा है, स्थान का अर्थ होता है प्लेस। ठीक है, तो ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि। ठीक है, तो ये सारे क्या बता रहे हैं, हमें स्थान का बोध करा रहे हैं। उदाहरण के स्वरूप आप देख सकते हो, खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, तो खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, तो ये जो पास वर्ड है वो हमें क्या बता रहा है, स्थान को बता रहा है। रमेश यहाँ रहता है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो गया, स्थान को बता रहा है। तो दूसरा हमने देख लिया, कालवाचक पहला था, दूसरा हमने देखा स्थानवाचक, तीसरा अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है रीतिवाचक। तो रीतिवाचक में जब आपको पता चले कि जो कार्य है वो किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार, जो भी वर्ड्स, ठीक है, जो भी वर्ड्स किस प्रकार का आंसर करते हैं उन्हें हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनसे क्रिया की निश्चय अनिश्चय, मतलब कि फिक्स्ड है या नहीं फिक्स्ड है, स्वीकार किया गया, कारण, निषेध, ठीक है, आदि अर्थ क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। जैसे आप देख सकते हो, तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, तो तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, यहाँ पे ये जो धीरे धीरे है वो बता रहा है कि चला किस तरह से जा रहा है। ठीक है, चला कैसे जा रहा है, किस प्रकार जा रहा है, धीरे धीरे। ठीक है, जरा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुंचना है, तो यहाँ पे जरा तेज कदम चलाओ, तो यहाँ पे जो तेज है किस प्रकार कदम चलाना है, तो तेज कदम चलाना है। झटपट पहुंचना है, किस प्रकार पहुंचना है, तो झटपट पहुंचना है। तो जहां पर भी हमें किस प्रकार यानी कि उसकी रीति का, कंडीशन का या फिर शर्त का पता चले तो इसे हम कहते हैं रीतिवाचक। ठीक है, इसमें धीरे धीरे, झटपट और तेज क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक। परिमाणवाचक यानी कि परिमाण का जिससे पता चले, यानी कि उसकी न्यूनता, अधिकता, ठीक है, आदि का बोध हो। ठीक है, कोई चीज कितना कम है, कितना ज्यादा है, ठीक है, उसका बोध जब होता है तो उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक। ठीक है, जैसे थोड़ा थोड़ा, जितना, उतना, अधिक, कम, कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ, वह उतना ही भार उठा पाएगा, जितना चाहो ले जाओ, ले लो, नदी में पानी अधिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उतना, जितना और अधिक, ये सभी क्या बता रहे, परिमाण को बता रहे कि आखिर मात्रा कितनी, अधिकता है, न्यूनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग सेकंड पर चलने जा रहे हैं। पहला हमने देख लिया क्रिया विशेषण, अच्छे से डिस्कस कर लिया उनके भेदों को। अब हम लोग देखेंगे सॉरी, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक आखिर क्या होते हैं, ये होते हैं कंजक्शन। अगर आपने इंग्लिश में कंजक्शन पढ़ा है तो एज इट इज ये वही है। सबसे पहले समझिए ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से तथा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, समुच्चय बोधक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, एक शब्द को दूसरे शब्द से, जैसे हम बोल रहे हैं सीता और गीता, सीता और गीता, तो सीता एक शब्द हो गया और गीता एक शब्द हो गया, तो और ये जो वर्ड है और ये क्या है, हमारा समुच्चय बोधक है, क्योंकि ये दो शब्दों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। फिर एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, मैं वहां नहीं गई क्योंकि मैं बीमार थी, तो ये हमारा क्या हो गया कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ा जा रहा है, किसके द्वारा, क्योंकि के द्वारा। तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, समुच्चय बोधक हो गया। ठीक है, एक वाक्यांश को, ठीक है, एक वाक्य के अंश को दूसरे वाक्यांश को से जब जोड़ा जाए तो वो भी क्या हो जाता है, हमारा समुच्चय बोधक हो जाता है। वहां पर मतलब जिस चीज से जोड़ा जा रहा है वो समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही विकल्प बताने, परिणाम, अर्थ या कारण बताने या विभेद बताने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे और दो भेद, तो और अच्छे से हमारा एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा।
समुच्चय बोधक के क्या है, दो भेद हैं, समान अधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा क्या है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, अब ये समान अधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है, ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं। मतलब जब मेन जो वाक्य हैं उनको जब जोड़ा जाता है तो जिन अवयवों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे आप देख सकते हो, एक तो कुछ शब्द होते हैं जो कि संयोजक के रूप में यानी जोड़ने का कार्य करते हैं, तो और, तथा, ठीक है, एवं आदि, तो ये सब क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। सो सॉरी, आदि गलती से बोल दिया ना। और, तथा, एवं, ये तीनों क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य कर रहे होते हैं। संयोजक मतलब जोड़ना होता है। अब देखते हैं विभाजक, यानी कि अलग अलग करने का कार्य कौन करते हैं, या, अथवा, कोई एक, की, चाहे, नहीं तो, ना। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गए। तीसरा हम लोग देखते हैं विरोध प्रदर्शन, जैसे पर, परंतु, किंतु, बात काटने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन आदि। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं परिणाम दर्शक, अतः। ठीक है, परिणाम बताने के लिए अतः, अतएव, सो, फलता। तो ये सारे हो गए समानाधिकरण समुच्चय बोधक के कुछ उदाहरण। ठीक है, जो कि मुख्य वाक्यों को ही जोड़ने के कार्य आते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। मतलब कि इसमें एक मुख्य वाक्य होता है एंड एक या एक से अधिक क्या हो सकते हैं, आश्रित वाक्य हो सकते हैं। तो जब इस तरह से मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य के साथ, सहायक वाक्य के साथ जोड़ा जाता है तो उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कारणवाचक में हो जाएगा क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मैं नहीं आ पाई क्योंकि मैं बीमार थी, तो यहाँ पे एक मेन वाक्य है और उसमें क्या किया जाता है, क्या किया जा रहा है, एक आश्रित वाक्य को जोड़ा जा रहा है। किसके माध्यम से, क्योंकि के माध्यम से। वह बीमार है इसलिए वह नहीं आया, तो यहाँ पे भी दो वाक्य हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो और इसमें क्या है, एक मुख्य है और एक सहायक है। तो अब और भी आप देख सकते हो उद्देश्यवाचक, जैसे हो गया इसका एग्जांपल जो कि, ताकि। संकेतवाचक वाले कुछ वर्ड होते हैं, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। तो ये सारे जो भी आप देख सकते हो, ये सारे जो भी वर्ड्स हैं जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा कोई आश्रित उसमें वाक्य होता है। ठीक है, कि एक कंडीशन है, इसके वजह से दूसरी चीज है। ठीक है, इस वाक्य की वजह से दूसरे पर क्या पड़ रहा होता है, कोई प्रभाव पड़ रहा होता है। तो जब भी इस तरह से जुड़े तो व्यधिकरण कहलाता है वो। अब स्वरूपवाचक देखते हैं, क्यों, की, जो, अर्थात, मानो। ठीक है, तो ये सब भी इसमें व्यधिकरण में आ जाता है। तो एक बार बस आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना, व्यधिकरण में क्या आता है और समानाधिकरण में क्या आता है। अब हम लोग थर्ड पर चलते हैं। क्रिया विशेषण हमने देख लिया, दूसरा अभी समुच्चय बोधक हमने देख लिया। अब हम देखेंगे संबंध बोधक। संबंध बोधक को वही इंग्लिश में हम कहते हैं प्रेपोजिशन। तो अगर आपने प्रेपोजिशन पढ़ी है तो आपको तुरंत क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये है क्या। बाकी हम लोग अभी समझते हैं इसको। ओके, सो सॉरी फॉर द बैड थ्रोट। ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद ये क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं और क्या बताते हैं, वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं। ठीक है, मतलब कि एक सेंटेंस हमने लिया, संज्ञा और सर्वनाम उसमें है और ये क्या बता रहे, दूसरों के साथ संबंध बता रहे होते हैं, संबंध बता रहे होते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, संबंध बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीता की बहन गीता है, तो इसमें की क्या है, संबंध सूचक है। यानी कि सीता और गीता इन दोनों में जो संबंध बता रहा है वो कौन सा वर्ड है, ये की वर्ड है। तो ये की क्या हो गया, संबंध सूचक हो गया। मतलब संबंध बताने का जो भी कार्य करे, ठीक है, एक चीज से दूसरे चीज का जो भी संबंध बता रहा है उन सभी वर्ड्स को हम लोग इसमें रखते हैं, संबंध सूचक में रखते हैं। ठीक है, इन्हें परसर्गीय शब्द भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे कि परसर्गीय शब्द किन्हें कहा जाता है, तो संबंध सूचक को कहा जाता है। अब कालवाचक में देखिए इसमें क्या क्या आ जाएगा, आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, उपरांत। ठीक है, मतलब मेरे घर के आगे एक बगीचा है, तो यहाँ पे संबंध कौन बता रहा है, ये आगे वर्ड बता रहा है। फिर उसके बाद देखिए स्थानवाचक, पास, पीछे, ऊपर, आगे, बाहर, भीतर, समीप, ये सब भी इसमें आ जाएगा। दिशावाचक, तरफ, और, पार, आसपास। ठीक है, तो जब एक सेंटेंस में यूज हो और उसके बाद ये लग करके क्या करते हैं, उनका संबंध बताते हैं संज्ञा सर्वनाम के साथ, तो ये बेसिकली हमारा प्रेपोजिशन या फिर संबंध सूचक हो जाता है। ठीक है, इनको आगे जो हमने पढ़ा था ना, स्थानवाचक, क्रिया विशेषण, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बतलाएगा, जबकि हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो प्रेपोजिशन है, ये क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताता है अन्य जो भी शब्द हैं, ठीक है, उनसे।
ठीक है। साधन सूचक में द्वारा यानी कि मतलब साधन किस चीज के द्वारा किया जा रहा है, जरिए, मार्फत, हाथ, जबानी, ठीक है। फिर निमित्त वाचक में हेतु, बस इतना ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रख लीजिए कि आपका संबंध सूचक जो शब्द होते हैं उसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस, ठीक है। ऐसे ही आप लोग ये सब देख सकते हो। तुलनात्मक में अपेक्षा, सामने, बल्कि, ये सब आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन यहाँ से ध्यान रख लेना है। एंड और ये तो ध्यान रखना ही है कि अविकारी शब्द कौन कौन से हैं और विकारी शब्द कौन कौन से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उतना ज़्यादा हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है सारे वर्ड्स को, बस इतना ध्यान रख लेना है कि हाँ ये सारे एग्जाम्पल इसके होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक बहुत ही ईजी है। इसमें जब सडन, है ना, एकदम अचानक वाले हर्ष, शोक, आश्चर्य, ये सबको हम जब जताते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, मनोभावों के जो हमारे मन में चल रहा है वो जब अचानक से, ठीक है, या फिर हम सोच समझ के भी मनोभाव यानी मन के भाव को जो हम दर्शाते हैं उनके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। मनोभावों के परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है, ठीक है, क्योंकि हम अचानक कभी बता रहे होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए एक विशेष ध्वनि से इसका प्रयोग किया जाता है। अतः हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार के भाव सूचित करने वाले अव्यय को ही क्या कहा जाता है, विस्मयादि बोधक कहा जाता है, ठीक है। फिर जल्दी से एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं आप लोग। जैसे हाय, हाय वो चला गया, ठीक है, तो हम अपने क्या कर रहे हैं, अपने भाव को बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लो आपने बहुत अच्छा किया, तो मैं क्या कहूँगी, शाबाश, ठीक है, वाह बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर्ष सूचक ये वर्ड हो गए, कुछ शोक सूचक कुछ होते हैं, हाय, ठीक है, हाय, ओह, ओ तुम बीमार हो, उफ, राम राम, ठीक है, इस तरह से हो गया। भय सूचक, अरे रे, बाप रे, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या आ जाएंगे, अभिवादन वाले भी आ जाएंगे, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई, ठीक है, चेतावनी के खबरदार, होशियार, ठीक है, ये सारा आ जाएगा। कृतज्ञता सूचक, ठीक है, तो बहुत ही सडनली जब हम बोलते हैं धन्यवाद, ठीक है। एंड इसके साथ एक चीज ध्यान रखना है कि ये वाला जो चिन्ह, जब भी अगर आपसे पूछे कि ये वाला चिन्ह जब जुड़ करके कोई भी सेंटेंस या फिर कोई भी शब्द जब हम देखते हैं तो वो क्या है, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक होता है, ठीक है। तो बस अब खत्म ही होने वाला है। यस, बिल्कुल खत्म हो गया। तो यहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक भी आप कुछ अव्यय शब्द देख सकते हो, हाँ, जी हाँ, नहीं, जी नहीं, ठीक है ना। तो सकारात्मक और नकारात्मक अव्यय शब्द कुछ ये होते हैं। तो इसी तरह से जो ये हमारा चैप्टर था पूरा अविकारी शब्द का, ये फाइनली कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ विकारी और अविकारी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे वाक्य विचार, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से उद्देश्य, विधेय, इन सबको समझेंगे। एंड बस 1 से 2 वीडियो में आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज वगैरह तो करेंगे ही, बट जल्दी ही आप लोगों की इंग्लिश और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो जितना बेसिकली अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसको आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, कवर करना है। एंड अपने लेवल पर भी आप लोग पढ़ते रहे हैं, बिल्कुल। बस ठीक है, इसी के साथ मैं एंड करती हूँ एंड मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।